हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो स्वीडन के जो नए एम्बेसडर हैं क्लास मॉलिन, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा है कि जो स्वीडिश ग्रिपेन एयरक्राफ्ट है वो अभी भी इंडिया के MMRCA 2.0 टेंडर की रेस में है। तो इस एयरक्राफ्ट के ऊपर कई क्वेश्चन उठते हैं। कई बार पूछा जाता है कि क्या चांसेस हैं इस एयरक्राफ्ट के MMRCA 2.0 में सेलेक्ट होने के, और क्या इसकी कैपेबिलिटी इसके काउंटर पार्ट्स के कंपैरिजन में है। तो आज का जो वीडियो है वो ग्रिपेन के ऊपर डिटेल में नहीं होगा। इसकी बात हम इन जनरल करेंगे और डिस्कस करेंगे कि कितने चांसेस हैं इस एयरक्राफ्ट के सेलेक्ट होने के, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो अगर साहब ग्रिपेन की बात करें तो ये स्वीडन का एयरक्राफ्ट है जिसकी फर्स्ट फ्लाइट 1988 में हुई थी और इसको सर्विस में 1996 में लिया गया था। तो टोटल जो इन एयरक्राफ्ट को बनाया गया है वो नंबर्स में 271 है। ये डेटा पब्लिक डोमेन इंफॉर्मेशन के हिसाब से है। तो जो स्वीडन है वो फेमस है अपने फाइटर एयरक्राफ्ट खुद बनाने के लिए, और बहुत पहले से 1979 में उन्होंने शुरुआत करी अपने साब 35 ड्रैकन और 37 वेगन को रिप्लेस करने के लिए। तो ग्रिपेन के साथ जो कंट्रोवर्सीज हैं वो शुरुआत से जुड़ी हुई हैं। इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन करने के लिए भी जो स्वीडन की पार्लियामेंट है वहाँ पर बहुत कम मार्जिन से इस एयरक्राफ्ट को अप्रूवल मिली है, जहाँ पे सारा अपोजिशन इसके खिलाफ था। तो स्वीडन एक बहुत बड़ी कंट्री नहीं है और जो एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। तो ग्रिपेन जैसे प्रोजेक्ट की मार जो है उनकी गवर्नमेंट की फंडिंग पर लगने वाली थी, इसीलिए इस पर इतना बड़ा डिस्कशन हुआ। लेकिन बाद में जब प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया तो वो पैसा लगाना पड़ा। पैसा लगाने के बाद भी जब इसकी टेस्टिंग हुई तो उसमें कई क्रैशेस हुए, जिसमें से जो 2 क्रैशेस थे 1989 में और 1993 में, वो माना जाता था कि एक ही गलती की वजह से हुए थे, यानी कि जो पहले गलती हुई थी उसको ठीक से सुधारा नहीं गया था। तो इस प्रोजेक्ट की टेस्टिंग वगैरह में भी काफ़ी दाग शुरुआत से ही लगे। तो जितना पैसा खर्च किया जा चुका था, जितना नुकसान हो चुका था, उसकी वजह से स्वीडन और साब पर इसको बेचने का काफ़ी बड़ा दबाव था, और उसने लीड किया स्कैंडल को, जहां पर साब और BAE सिस्टम में दाग लगे घूस देने के। और ऐसा माना जाता है कि मिलियंस ऑफ डॉलर घूस दी गई इस एयरक्राफ्ट की सेल को प्रमोट करने के लिए। तो इस हिस्ट्री को बताने का रीज़न क्या था? इस हिस्ट्री को बताने का ये रीज़न था कि क्यों साब इस एयरक्राफ्ट को इतनी बेचैनी से बेचना चाहता है और उन पर ऐसा क्या दबाव है। तो टोटल 271 के ऊपर जो ग्रिपेन है वो बनाए जा चुके हैं, जिसमें से मैक्सिमम यानी कि 202 या उसके अराउंड के जो एयरक्राफ्ट हैं वो स्वीडन की एयरफोर्स खुद ऑपरेट करती है। बाकी जो छोटी एयरफोर्सेस हैं उनको ये एयरक्राफ्ट बेचे गए हैं काफ़ी कम नंबर में। तो जो साब कंपनी है, अगर उसे सर्वाइव करना है तो वो ग्रिपेन की सेल पे डिपेंड करती है, तो इसलिए वो पूरी तरीके से हाथ पैर मार रहे हैं। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे एयरक्राफ्ट की। तो जो एयरक्राफ्ट इंडिया को ऑफर किया गया है वो ग्रिपेन का नेक्स्ट वर्जन है, उसे ग्रिपेन NG या फिर जाज 39E और F बोलते हैं। तो जो ग्रिपेन के पुराने वर्जन है यानी कि C और D मॉडल, वो वॉल्वो के RM12 आफ्टर बर्निंग टर्बो फैन को यूज़ करते थे, जो कि लोकल वर्जन था GE 404 इंजन का। तो ये जो नया ग्रिपेन NG है उसमें जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन यूज़ होते हैं, जिनका थ्रस्ट कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है। तो इन इंजन की वजह से जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो बढ़ गया और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जो है वो भी इंक्रीज हो गया। तो पहले वो 14,000 किलोग्राम्स का था, अब वो 16,000 किलोग्राम का हो गया। इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाया गया 40% से, और ये पॉसिबल हुआ अंडर कैरेज की लोकेशन को चेंज करके। तो इस एयरक्राफ्ट का जो कॉम्बैट रेडियस है वो भी बढ़ गया और अराउंड 1300 किलोमीटर्स का हो गया, 6 मिसाइल्स यानी कि 6 मिसाइल्स और ड्रॉप टैंक्स के साथ में ये एयरक्राफ्ट कैपेबल था सुपर क्रूज करने के लिए मैक 1.2 तक। इसके हार्ड पॉइंट्स भी बढ़ गए और पुराने ग्रिपेन के कंपैरिजन में इसमें 2 और हार्ड पॉइंट ऐड हो गए। रडार की बात करें तो इसमें रेवन ES-05 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार को लगाया गया, जो कि पुराने मैकेनिकल रडार के ऊपर एक बड़ा अपग्रेड था। बाकी इस पर गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रडार की भी टेस्टिंग करी जा चुकी है। वेपन्स की बात करें तो ये ऑलमोस्ट सारे मॉडर्न यूरोपियन और वेस्टर्न वेपन को फायर करने में सक्षम है, जिसमें मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल भी शामिल है। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा एयरक्राफ्ट है, और इसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमको नज़र आता है वो इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट है।
तो इसका जो पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट एस्टिमेट किया जाता है वो $4,700 का है। कंपेयर करें इसे F-35 के पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट से तो वो $40,000 का है। साथ में ये सारे मॉडर्न एवियोनिक्स के साथ आता है। कॉकपिट में लार्ज एरिया डिस्प्ले को दिया गया है और सेंसर फ्यूजन को यूज़ किया जाता है बेटर सिचुएशनल अवेयरनेस को प्रोवाइड करने के लिए। ओवरऑल एज एन एयरक्राफ्ट ये काफ़ी अच्छा है। तो परेशानी कहाँ आती है? परेशानी आती है इसकी डील में। साब द्वारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात करी गई है, पर इसमें काफ़ी कंपोनेंट्स अमेरिकन और ब्रिटिश ओरिजिन के हैं, तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है वो पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़, इस एयरक्राफ्ट के काफ़ी कैरेक्टर्स जो हैं वो तेजस मार्क II से मेल खाते हैं। तो जब आपके पास खुद का एक ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा हो तो दूसरा सेम एयरक्राफ्ट लेना सेंस नहीं बनाता है। बाकी बात रही साब की, तो वो सब कुछ करने की कोशिश करेंगे इस एयरक्राफ्ट को भारत को बेचने के लिए, क्योंकि MMRCA 2.0 की जो डील है वो साब एरोस्पेस को बचा सकती है, क्योंकि यहाँ पर बात सर्वाइवल की है। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।